हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम दो ऑर्गेनेल डिस्कस करेंगे। लाइसोसोम जैसा ही एक और ऑर्गेनेल होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है बट साइज स्मॉल होता है लाइसोसोम से, और वो ऑर्गेनेल है पैरोक्सीसोम। ये भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। जैसे कि लाइसोसोम में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, उनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि अदर फॉरेन बॉडीज़ को या डेड सेल्स को, जो नॉन फंक्शनल सेल्स हैं, उनको एक तरह से ये क्या करते थे, हाइड्रोलाइज कर देते थे, न्यूट्रलाइज कर देते थे, किल कर देते थे। ठीक है, यहाँ पे पैरोक्सीसोम जो कि साइज़ में बहुत स्मॉल होता है लाइसोसोम से, इसके पास जो एंजाइम होते हैं ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं। मेनली जो एंजाइम इनके पास है ऑक्सीडेज, यानी यहाँ हाइड्रोलिसिस नहीं, वहाँ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होते थे, इनके पास ऑक्सीडेज एंजाइम है। तो ये क्या करते थे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडेट कर देते थे, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन ये पैरोक्सीसोम्स करते हैं किन की वजह से, क्योंकि इनके पास ऑक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अमाइनो एसिड या फैटी एसिड और यूरिक एसिड, इनको ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और कुछ जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, जैसे एथेनॉल, हमारे लिए एथेनॉल एक तरह से टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो एथेनॉल को ये ऑक्सीडेज कर देते हैं, ऑक्सीडेशन इनका भी कर देते हैं एथेनॉल का। तो ऑक्सीडेशन से इनका जो मेन बाई प्रोडक्ट बनता है वो है H2O2। जिनको इन्होंने मेटाबोलाइज किया, उनका जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो बनता है H2O2। ये मेन बाई प्रोडक्ट है H2O2। और ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसको कहते हैं, ये पोटेंशियली बहुत टॉक्सिक होते हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ भाई, एक तो टॉक्सिसिटी को एक तरह से कह रहे हो कि एथेनॉल की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करते हैं, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो भी पोटेंट टॉक्सिक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इनके पास और एक और एंजाइम होता है जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट कह सकते हैं, वो है कैटालेज एंजाइम। यानी इसी पैरोक्सीसोम्स के पास एक और एंजाइम होता है कैटालेज, बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। वो क्या करता है, इस H2O2 के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा ये मेटाबोलाइज कर देता है कैटालेज एंजाइम, इसीलिए इसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हमारे सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड हुए या सुपर ऑक्साइड बनते हैं, उनको फ्री रेडिकल्स को ये कैटालेज डैमेज करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसीलिए इनको हम एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम भी कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। यानी हमारे सेल को ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो पैरोक्सीसोम एक तो प्रोडक्शन भी करता है और उनका डिग्रेडेशन भी करता है। जो नए पैरोक्सीसोम जो बनते हैं, इन्हीं की जो प्री एग्जिस्टिंग पैरोक्सीसोम्स होते हैं, ओल्ड पैरोक्सीसोम्स होते हैं, उन्हीं से बडिंग होकर नए पैरोक्सीसोम बन जाते हैं। ठीक है, जैसे ये हैं, तो यहीं से ये एक तरह से बडिंग होके सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहीं से बडिंग के रूप में पैरोक्सीसोम, नए पैरोक्सीसोम जनरेट होते हैं प्री एग्जिस्टिंग पैरोक्सीसोम से। तो ये हुआ एक सेल ऑर्गेनेल और पैरोक्सीसोम जिसके पास ऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम है। मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम्स ऑक्सीडेज एंजाइम और कैटालेज एंजाइम। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल हमारी बॉडी में है, सेल्स में होते हैं, उनको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। हर एक बच्चे को पता होता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ही एटीपी का जनरेशन यानी एनर्जी जनरेट होती है। तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह डबल लेयर मेम्ब्रेन होती हैं। आउटर जो मेम्ब्रेन होती हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये स्मूथ होती हैं।
जो इनर वाली जो मेम्ब्रेन है वो बहुत सारे फोल्ड्स बनाते हैं, ऐसे ए सीरीज ऑफ फोल्ड्स। कौन बना रहे हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये फोल्ड्स के रूप में। और ये फोल्ड्स के रूप में जब बन जाते हैं तो इन्हीं को हम कहते हैं क्रिस्टी। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं आपको, इन्हीं को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। ठीक है। तो जो इनर मेम्ब्रेन के जो अंदर वाला जो पार्ट है, ये फ्लूइड पार्ट है, यहाँ पे इसको इनक्लोज किया हुआ है, जो फ्लूइड पार्ट को इनक्लोज किया हुआ है वो फ्लूइड पार्ट को हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो एक तो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर वाली मेम्ब्रेन हाईली फोल्डेड होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहे हैं, उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं यहाँ पे क्रिस्टी। और इन्हीं क्रिस्टी के सरफेस पर देखेंगे आप F1 पार्टिकल्स होते हैं, यानी ऑक्सीसोम्स कहते हैं उनको। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ऑक्सीसोम्स हैं, इनको हम F1 पार्टिकल भी कहते हैं। और ये ऑक्सीसोम एक तरह से ATP सिंथेटेस जैसा वर्क करते हैं। ये जो हेड पार्ट है ऑक्सीसोम्स जिनको कह रहे हैं, ये एक तरह से ATP सिंथेटेस एंजाइम सिंथेटिस, तो एंजाइम है, तो यानी एटीपी के सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। कौन? F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स। और देखिए इन्हीं मैट्रिक्स और इन क्रिस्टी में भी सरफेस पे क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कि अगर राइबोसोम्स हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते थे, तो यहाँ राइबोसोम्स हैं जो ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करते हैं, यानी कि इनकी जो ज़रूरत है, जिन प्रोटीन की ज़रूरत है माइटोकॉन्ड्रिया को, वो प्रोटीन की सिंथेसिस यहीं पे हो जाती है, कहीं और से प्रोटीन लाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो इनके पास राइबोसोम्स हैं, दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इनके पास है, इनके पास मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ सर्कुलर डीएनए होते हैं। क्या होते हैं? सर्कुलर डीएनए। ये जो दिखाया गया है ये सर्कुलर डीएनए है। तो सर्कुलर डीएनए जो है प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक जो एनिमल्स होते हैं, और यूकैरियोटिक्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे सर्कुलर डीएनए होते हैं। ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, जैसे न्यूक्लियस में जो डीएनए है उनका रेप्लिकेशन होता है, वैसे यहाँ भी इनका रेप्लिकेशन होगा, डुप्लीकेशन होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सर्कुलर डीएनए है इनके पास, ये और सेल की ऑर्गेनेल्स की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करते हैं। तो राइबोसोम्स यानी प्रोटीन सिंथेसिस भी यही हो गई, और इनके पास अपना डीएनए भी है, जो ये सेल डिवीज़न के दौरान ये डुप्लीकेट भी होंगे। सेल डिवीज़न के दौरान जैसे न्यूक्लियस के जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होकर डबल हो जाते हैं, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल डिवीज़न के दौरान इनका भी डीएनए रेप्लिकेट होता है। बस एक चीज़ और इसमें डिफरेंस ये है कि जो न्यूक्लियस में डीएनए है वो मदर और फादर दोनों का समझो मिक्स होता है, दोनों जनरेशन से आती हैं, पेरेंट्स के दोनों, मदर और फादर्स का भी उसमें डीएनए होता है। लेकिन ये जो सर्कुलर डीएनए इनका माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये सिर्फ मदर से आते हैं, फादर से नहीं आते। क्यों नहीं आते फादर से? फादर की कॉपीज इसमें क्यों नहीं है सर्कुलर डीएनए में? क्योंकि जब स्पर्म का जो हेड है, जब ये हेड पार्ट पेनिट्रेट करता है उस साइड को, तो जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इंटर नहीं कर पाते। न्यूक्लियस का जो सिर्फ उसका डीएनए न्यूक्लियस पार्ट एंटर करता है, लेकिन जो अदर ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये इंटर नहीं करते हैं, बाहर ही रह जाते हैं। अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया इंटर कर भी गया तो वो इमीडिएटली डैमेज हो जाते हैं। तो यानी कि इनका जो फादर से जो स्पर्म के थ्रू जो डीएनए जाना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू जाएगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा तभी इनका डीएनए वहाँ इंटर करेगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जा पाता तो इनका डीएनए भी यहीं बाहर ही रह जाता है, वो अंदर ओसाइड्स के पास नहीं जा पाता है। इसीलिए कहते हैं इनका जो डीएनए है वो फादर से नहीं आता, सिर्फ मदर का डीएनए है। यहाँ पे क्या है
कि ये काम क्या हुआ है कि ये जो मैट्रिक्स है इनमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। इनके जो मैट्रिक्स में एंजाइम्स होते हैं वही एंजाइम तो एरोबिक रेस्पिरेशन कराते हैं। जो रिएक्शन होता है, जो एरोबिक रिएक्शन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के, वो सारे जो रिएक्शंस में जो एंजाइम यूटिलाइज होते हैं वो सारे एंजाइम्स कहाँ पे हैं? इसी मैट्रिक्स में होते हैं। तो ये एंजाइम यानी ये मैट्रिक्स और ये जो ऑक्सीसोम्स हैं क्रिस्टी पे, यही जो है ग्लूकोज को जो हम इंटर करते हैं, ग्लूकोज यानी न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं और उनको ब्रेक ऑफ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जनरेट करते हैं और उसके साथ साथ एटीपी भी जनरेट होती है। इसीलिए इन्हीं जो ऑक्सीसोम्स हैं और जो एंजाइम्स हैं मैट्रिक्स से एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं मिला के और एटीपी जनरेट करते हैं एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उतनी ज़्यादा ये माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे उतने हो जाते हैं। ये मल्टीप्लाई तभी होते हैं या तो सेल डिवीज़न के दौरान होते हैं या तो ऑक्सीजन डिमांड जब बढ़ जाती है तो ये और डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो जैसे मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, लीवर, किडनी, ये सब क्या है कि बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं एटीपी के। इनके पास वर्क बहुत है, लीवर के पास भी बहुत है और मसल कंट्रैक्शन में भी वो एक तरह से बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। इसलिए इनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इसलिए इन सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज़्यादा होते हैं। किनके पास? मसल्स, लीवर, किडनी, इन सब के पास माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनको भाई फंक्शन ज़्यादा करना है, इनको वर्क ज़्यादा पड़ता है। तो वर्कलोड होगा तो एनर्जी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का मेन रोल है, इसीलिए इसको पावर हाउस कहते हैं क्योंकि जितनी एनर्जी चाहिए सेल्स को वो प्रोवाइड कराएगा माइटोकॉन्ड्रिया। काफ़ी है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। सर्कुलर डीएनए भी हो गया और ऑक्सीसोम्स भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियस ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।